हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के एपिसोड के एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक बात बता दूं, जो इस सीरीज के प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने भाई पता नहीं कहां से 22-23 एपिसोड रिलीज कर दिए एक ही टाइम पे, और मुझे समझ में नहीं आ रही इतने सारों को कैसे एक्सप्लेन करना है। थोड़ा टाइम लगेगा बट मैं इन सारों को कवर कर दूंगा, तो बस इस सीरीज को देखते रहो। तो अब से है ना, मैं तीन चार वीडियोस के अंदर इन सारे 40 एपिसोड को कवर कर दूंगा। तो थोड़े वीडियो लंबे होंगे बट आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो अपना आज का एपिसोड 18 शुरू करते हैं। इससे पहले वाले एपिसोड में आप सभी को याद होगा कि जिन जाओ ने मास्टर जू की बीमारी को ठीक कर दिया था और बोस जाओ का जो नींद की बीमारी थी उसको भी सोल्व कर दिया था, और इन दोनों के बीच में जो आपसी दुश्मनी थी वो भी खत्म करवाई दी थी। जिसके बाद जब वो मास्टर जू से जो उसने इन्फॉर्मेशन मांगी थी वो लेने के लिए जा रहा था, तब उसके ऊपर किसी ने अचानक से अटैक कर दिया था। वो इन्फॉर्मेशन गायब बन के, और उसे कुछ मतलब ऐसा पॉइजन दे दिया था जिसका कोई इलाज नहीं था। खैर, जब जो सिस्टर लिu यान थी उसे पता चलता है तो वो उस लड़के का पीछा करती है और उसे जान से फिर मार गिराती है, और हमें पता चलता है कि वो भी किसी पावरफुल फैमिली की यंग लेडी है। जिसके बाद दोस्तों अभी अपना अगला एपिसोड स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर हम लोग मास्टर जू को देखते हैं, जिसको उसका मैसेंजर बता रहा था कि जिन जाओ की इंजरीज काफी ज्यादा सीरियस हैं और उसे पॉइजन भी दिया गया है जिसको डॉक्टर्स ने पहले कभी नहीं देखा। तो वे लोग शो नहीं है कि जिन जाओ अब कितने जल्दी ठीक हो पाएगा। इस बात को सुन के मास्टर जू काफी ज्यादा सैड हो जाता है और वो वही दिन याद करने लगता है कि जब उसने कसम खाई थी जिनजाग से उसका ब्रदर बनने की और बिजनेस वगैरह शेयर किया था। वो काफी ज्यादा दुख हो ही रहा था कि तभी यहाँ पर जिनजाओ बाहर आ जाता है उसके रूम से, जो बिल्कुल ही ठीक था। तो ये लोग ज्यादा सैड बातें नहीं करते और मास्टर जू तुरंत ही जिनजाओ के गले लग जाता है और बोल रहा था कि मैं तो पता नहीं क्या क्या सोच रहा था, खैर शुक्र है कि तुम ठीक हो, अब से वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन जिनजाओ मनी मन बता रहा था कि हाँ, उसने जो उसकी चाय पी थी जो उसने बॉस जू को दी थी उसी की वजह से उस पॉइजन का असर खत्म हो गया था। खैर तभी फिर वो उससे पूछता है कि जो इन्फॉर्मेशन मांगी थी वो कहाँ पे है। तो फिर वो जो बंदा था वो उससे सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है और लिu यान की उसे सारी मतलब हिस्ट्री पता चल जाती है कि वो लिu फैमिली की डॉटर है। जिसके बाद फिर वो उनसे पूछता है कि उनकी सिस्टर कहाँ पे, तो वो बताता है कि उसकी सिस्टर तो सिटी के अंदर गई है। खैर तो फिर वो तुरंत यहाँ से भाग जाता है, जहाँ दूसरी तरफ हमें एक काफी एंशिएंट गेट को दिखाया जाता है पहाड़ों के बीच में, और वहाँ पे हमें एक लड़की खड़ा देखते हैं और ये लिu यान ही थी जो उस गेट को क्रॉस करके अंदर जाने लगती है। और अंदर हम लोग कुछ लोगों को देखते हैं, वे लोग उसको देखकर बोलते हैं कि यहाँ गैर लोगों का आना आज मना है क्योंकि हमारी फैमिली के अंदर यंग मास्टर के लिए सेलिब्रेशन हो रहा है। लेकिन लिu यान यहाँ पे उनकी बात सुन के नहीं रुकती और आगे बढ़ना जारी रखती है। तो वे लोग उनकी सोर तान देते हैं और उसे मरने मारने की धमकियां देने लगते हैं, लेकिन फिर भी लिu यान नहीं रुक रही थी और लिu यान उनके करीब जाके उन पर उसका जो नाइफ था उससे अटैक कर देती है। लेकिन उसके कपड़े देखकर वे लोग समझ जाते हैं कि ये तो उन्हीं की फैमिली की यंग मिस है, उस पर अटैक अभी कैसे करें। लिu यान बोलने लगती है कि मैं किसी की जान लेने आई हूँ, अगर तुम मेरे रास्ते में आओगे तो तुम बचोगे नहीं। तो ये लोग तो काफी ज्यादा डर जाते हैं और फिर वो उनसे पूछती है कि मेरा भाई कहाँ पे है। जबकि हम दूसरी तरफ उस लिu किंग को दिखाते हैं जो लिu यान का ही भाई है जिसने उस बंदे को भेजा था जिनजाओ को मारने के लिए। खैर यहाँ पे फिर हम उनके फैमिली के एल्डर्स को भी देखते हैं। जो ये लिu फैमिली है ये बाई है सेक्ट, जो काफी ज्यादा एंशिएंट सेक्ट है, उनको लीड करती है। और फिलहाल उन्हीं को मतलब कि जो लीडर है चुनने की सेरेमनी हो रही है और उसमें जो मास्टर होगा वो लिu किंग चुना जा रहा है। तो यहाँ पे जो बाई सेक्ट का जो थर्ड एल्डर था वो खड़ा होके आगे आ जाता है और वो बोल रहा था कि आज बाई है सेक्ट में काफी ज्यादा ऑस्पिशियस दिन है। फॉलो डिसाइपल्स, आज के युग में हमारी जो बाह्य सेक्ट पहले जैसे 1000 साल पहले ताकतवर थी वैसे दोबारा से शान से खड़ी हो जाएगी। वो इधर उसकी स्पीच कंटिन्यू कर रहा था, तभी जो ग्रेट एल्डर था उसके पास एक बंदा आके बता देता है कि बाहर गेट पे क्या तमाशा चल रहा है। तो वो उस बंदे के साथ बाहर चला जाता है, जबकि इधर जो सेरेमनी थी वो स्टार्ट हो गई थी। बाहर हम लिu यान को देखते हैं, वो उन लोगों से फाइट कर रही थी और उनको थोड़ा सा पीछे धकेलने के बाद वो बोलते हैं कि तुम लोग मेरे रास्ते से हट जाओ नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो वे लोग तो रास्ते से हट जाते हैं और तभी यहाँ पर जो ग्रेट एल्डर था वो आ जाता है और वो बोलता है तो तुम लिu यान तुम अभी तक जिंदा हो। तो वो बोलती है हाँ मैं जिंदा हूँ। फिर वो उससे पूछता था कि तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। तो वो बताती है कि मैं मेरे भाई लिu किंग से मिलना चाहती हूँ। तो वो बताता है कि वो तो बाह्य सेक्ट का हेड है, तुम खुद को समझती क्या हो जो उससे मिलना चाहती हो। लेकिन वो फिर कहती है अगर तुम मुझसे रोक रहे हो तो मैं खुद ही अंदर चली जाऊंगी। लेकिन वो जो ग्रेट एल्डर था वो उसे अंदर जाने नहीं देने वाला था और वो काफी सारे डिसाइपल्स को उसकी तरफ भेज देता है अटैक करने के लिए। जिसके बाद हमें इस चू फैमिली के एंसेस्टर को दिखाया जाता है जो उसे जो जेड टोकन था ना, जेड इम्प्रिंट वाला टोकन, उसको ढूंढने के लिए अभी भी पागल हो रखा था और उसके सामने से जो अपना
अपना जिन जाओ था वो भागे भागे जा रहा था बाई है सेट का रास्ता ढूंढते हुए, वो उससे टकरा जाता है। खैर फिर वो उससे माफी मांग के फिर से आगे कंटिन्यू करने लगा था, लेकिन तभी जो यूट्यूब फैमिली का एंसेस्टर था वो उसके हाथ में कंपास को देखता है। वो डायरेक्शन चेंज करके सीधा ही जिन जाओ को फिर पॉइंट करने लगा था। तो वो समझ गया था कि शायद वो जेड इम्प्रिंट का टुकड़ा जिन जाओ के पास ही है। फिर वो उससे बात करने के लिए जा रहा था कि जिन जाओ कोने में आ गया था और वो उसके फोन से उस फ्लाइंग क्लाउड को निकाल लेता है और उस पे चढ़ गया था। और इतनी देर में वो एंसेस्टर भी आ ही गया था और वो उससे बात कर पाता। इससे पहले तो जिन जाओ हवा में फुर हो जाता है, लेकिन ये जो एंसेस्टर से जाने देने वाला नहीं था तो वो भी उसका पीछा करने लगा। जबकि फिर हमें इस बाह्य सेट के अंदर दिखाते हैं कि जो सक्सेशन सेरेमनी थी वो पूरी हो ही गई थी और जो ल्यू किंग था वो आगे जाने लगता है उसकी सीट लेने के लिए। और उसे जो बाई फैमिली का जो ग्रेट बाई सेट का जो ग्रेट एल्डर था वो एंसेस्ट्रल उसको स्टैंप देने वाला था। जबकि दूसरी तरफ हम ल्यू यान को देखते हैं जो अभी तक काफी ज्यादा इंजर हो गई थी उन डिसाइपल्स और एल्डर्स को हराते हराते, लेकिन वो हार नहीं मानना चाह रही थी तो वो आगे बढ़ने लगी थी। खैर तभी जो ल्यू किंग था इधर वो उस ग्रेट एल्डर के पास पहुंच गया था और वो उसे ये जो फैमिली हेड के सील और रिकॉर्ड्स थे वो देने वाला था कि तभी ल्यू यान का जो सीधा अटैक आता है और वो उस स्टैंप और रिकॉर्ड्स को गिरा देता है और वो यहाँ पे फाइनली आ गई थी। अब आगे हम लोग एपिसोड 19 के अंदर देखते हैं कि ल्यू किंग के यहाँ आने के बाद जो एल्डर था जो उसे सपोर्ट करता था उसे काफी ज्यादा घायल देख तुरंत उसके पास आ जाता है और वो बोल रहा था तुम्हें क्या हुआ, इतनी ज्यादा इंजर कैसे हो, तुम्हारा तो खून निकल रहा है। लेकिन तभी जो ल्यू किंग भोला बनने का नाटक कर रहा था और बोल रहा था जूनियर सिस्टर तुम अभी तक कहाँ थी, किसने तुम्हें इंजर किया, इतने साल हो गए, मैंने तो तुम्हें कितना ढूंढा, तुम कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई हो, तुम इतनी ज्यादा हर्ट क्यों, मुझे देखने दो। लेकिन वो तुरंत उसे फटका लगा के दूर कर देती है और वो बोल रही थी मुझे सब पता है, इस सब के पीछे तुम ही हो, तो इसलिए प्रिटेंड करना बंद करो। लेकिन वो मतलब ऐसे दांत फाड़ने लगा था तो वो सीधा ही उसका चाकू उसके गले पे अड़ा देती है और वो बोल रही थी कि मैं तुम्हें यहाँ पे चैलेंज करने आई हूँ, क्या तुम्हारे अंदर दम है। लेकिन जो ग्रेट एल्डर था फिर वो आके बोलता है कि रिस्पेक्ट से बात करो क्योंकि ल्यू किंग बाह्य सेट का नया लीडर है और तुम बस एक आउटसाइडर हो जिसके पास कोई भी फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, तुम्हारी क्वालिफिकेशन तुम समझती क्या हो खुद को। तो वो बताती है मेरे पास क्वालिफिकेशन है ना, मैं तुम्हारी यहाँ से तक आई वर्शिप लैडर को क्लाइम करते। और फिर हमें उसी वर्शिप लैडर को दिखाया जाता है कि जो भी मतलब यहाँ तक पहुंच जाता है लोगों को मारने के बाद वो मतलब किसी को भी चैलेंज कर सकता है और ये बाय सेट का रूल था। खैर जो स्पोर्टिंग एल्डर था वो उसे बोल रहा था कि ल्यू यान पागल मत बनो, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसे तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन वो तो मौत अपने सिर पे लेके घूम रही थी तो ल्यू यान बोल रहा था, तो ल्यू किंग बोल रहा था ठीक है सिस्टर अब तुम्हारी यही इच्छा है तो मुझे ब्लेम मत करना, जो काम अब तक मैं खुद नहीं कर पाया फाइनली गॉड ने मुझे एक मौका दिया है। तो वो भी ग्रेट एल्डर को बोलता है कि मैं इसे चैलेंज करना चाहता हूँ फैमिली एल्डर, और वैसे भी वो अभी कमजोर है तो उसके साथ डील करना काफी ज्यादा आसान होगा। तो ग्रेट एल्डर सोचने लगता है हाँ ये तो सही है, उसके पास वो वेपन भी है जो मैंने इसको रिफाइन करके दिया था तो इसके तो हारने के बिल्कुल चांसेस है नहीं, तो ठीक है वो भी अप्रूव कर देता है। और फिर यहाँ से इनकी फाइट अभी शुरू हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ हमें उड़ते कबूतर अपने ल्यू यान को दिखाते हैं, वो बादलों में से घूमते हुए जा रहा था बट तभी उसकी नजर उस जो फैमिली के एंसेस्टर पे पड़ जाती है। वो बोल रहा था कि ये बिना किसी ट्रेजर के कैसे इतनी आराम से फ्लाई कर रहा है कौन, क्या ये मुझे ढूंढ रहा है। तो वो जल्दी से उसकी स्पीड बढ़ा देता है। तो वो एंसेस्टर भी बोल रहा था कि तुम मुझसे बच के नहीं जाने वाले, मैं देखना चाह रहा हूँ कि तुम क्या छिपा रहे हो मुझसे। और वो उसी की स्पीड को अभी मेंटेन कर पा रहा था। अभी तो इनमें कुत्ते बिल्ली की तरह बैर शुरू हो जाता है कि कौन कितना तेज दौड़ सकता है, रेस लग जाती है इनके बीच में। लेकिन वो च्यू फैमिली का एंसेस्टर बोलता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो मुझसे बच के आज नहीं जा पाओगे, और वो उसके काफी ज्यादा करीब पहुंच गया था। खैर फिर हमें बाह्य सेट को दिखाया जाता है और यहाँ पे ल्यू यान और ल्यू किंग की लड़ाई चल रही है और अभी इनके जो फाइटिंग के काफी सारे राउंड्स हो चुके हैं और अभी भी ल्यू किंग ल्यू यान को नहीं मार पाया था। और वो बोल रहा था उसे आज कितना ज्यादा ऑस्पिशियस दिन था, तुमने खुद की प्रेजेंस ऐसे खराब कर दिया। खैर आज मैं तुम्हारे खून से मतलब इस दिन को फिर से सुहाना ऑस्पिशियस करूंगा। और फिर वो मतलब कि दिन जाओ के बारे में बकवास करने लगता है तो ल्यू यान को गुस्सा आ जाता है तो वो उस पर अटैक करने लगती है काफी तेजी से। लेकिन तभी वो उसकी जो स्वॉर्ड थी उसका यूज करता है जिससे ल्यू यान को थोड़ी सी उससे डिस्टेंस मेंटेन करनी पड़ती है। लेकिन उसका भी जो नाइफ था वो भी एक स्वॉर्ड के जितना बड़ा हो जाता है और वो अटैक करती है और सीधा ही ल्यू किंग के चेस्ट में एक लात मार के उसे दूर कर देती है। ल्यू किंग के सीधे फिर हेड पे ल्यू यान टारगेट करने वाली थी कि तभी अचानक से जो एक वेपन था फिजेट स्पिनर के टाइप का वो उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। और वो अकेला नहीं था, मतलब कि उसके कई सारे ऐसे स्पाइक्स थे जिनसे वो ल्यू यान पे अटैक करने लगा था। वो
वो उनको काफी इजीली कंट्रोल कर पा रहा था, जिससे वो लिू यान को काफी ज्यादा इंजर कर देता है। उसे तो बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता खुद को बचाने का। उसके हाथ पैर अभी काफी ज्यादा इंजर हो गए थे, तो वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। और लिू यान की तरफ लिू किंग बढ़ रहा था और वो बोल रहा था, अब शायद मेरा थोड़ा मन बदल रहा है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता सिस्टर, मैं तो तुम्हें तड़पाना चाहता हूँ। तुम उस कचरे वाली दुनिया में कितनी अच्छे से रह रही थी, तो तब वहाँ क्यों नहीं रही? तुम्हें यहाँ ऐसे मरने के लिए आने की क्या जरूरत थी? तो लिू यान बताती है कि तुम्हारे पास ही यही मौका है मुझे मारने का, नहीं तो मुझे अगर मौका मिला तो तुम नहीं बचोगे। तो वो उसे साइड में फेंक देता है और फिर उसकी स्वॉर्ड से सीधा उसे मारने के लिए अटैक करता है। बट तभी कुछ हो जाता है और हर कोई बस सरप्राइज होके देखने लग रहा था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जिन जाओ आ गया है और वो लिू यान को बचा लेता है उस क्लाउड ड्रोन से, जो मतलब फ्लाइंग क्लाउड था उसकी मदद से। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि किसकी हिम्मत हुई उसकी सिस्टर को हर्ट करने की, और वो तुरंत उसकी जगह से गायब होकर के इस लिू किंग के पीछे आ जाता है और सीधा उसकी जो कैंची थी ना उसको निकाल लेता है। फिर उसको एक लात मार के पहले साइड करता है। वो फिर से उसके जो फ्लाइंग स्पिनर्स थे उनसे अटैक करता है, लेकिन जिन जाओ के सामने ये कुछ भी नहीं थे। वो उसका सीधा ही एक पंच मार देता है। उसकी स्वॉर्ड भी उसके पंच को रोक नहीं पाती और सीधा उसके मुंह पे लगती है और वो काफी पीछे उड़ने लगा था। और जिंदा भी उसके पास आके फिर उसे हवा में कूटे जा रहा था। उसकी ऐसी कमर तोड़ कुटाई होती है कि बाहर जमीन पे पड़ने के बाद उसकी हिम्मत भी नहीं होती दोबारा उठने की। ये जो बाह्य सेट के एल्डर्स थे, ग्रेट एल्डर था, वो ल्यूई जो जिंदा था उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो उसे एक लोटस फॉर्मेशन में ट्रैप करने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन तभी उससे भी एक लाफा आके लगता है और ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि उस जो फैमिली के एंसेस्टर ने किया था और इस प्रकार से वो जिनजाओ को बचा लेता है। अब आगे के एपिसोड 20 के अंदर दोस्तों हम लोग देखते हैं कि इस जो फैमिली के एंसेस्टर के यहाँ आने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया था इन एल्डर्स की, और लिू किंग की अकल ठिकाने आ गई थी कि अब जो सिचुएशन है उनके बस से बाहर जा चुकी है। और ये जो ग्रेट एल्डर था वो इस आदमी को बोल रहा था कि तुम कौन हो, तुम बचोगे नहीं, तुम हमारी फैमिली में दखल देने वाले होते कौन हो? तो वो उनको मतलब ऐसे जवाब देता है कि जैसे वे उसके सामने कुछ है ही नहीं। वो बताता है कि तुम्हारी छोटी सी बाई है सेक्ट, मेरी नजरों में कुछ भी नहीं है। अगर तुमने आगे से इन दोनों को परेशान किया तो तुम्हारी बाई है सेक्ट अगले दिन का सूरज नहीं देख पाएगी। तो ये जो ग्रेट एल्डर था वो बोल रहा था, ठीक है आज जो कुछ हुआ मैं याद रखूंगा और डेफिनेटली मैं इसका बदला लेने आऊंगा। तो चू फैमिली का एंसेस्टर बोलता है तो तुम्हारा कफन भी साथ लेके आना। जिसना बोलने के बाद जो ये बाई है सेक्ट का जो एंसेस्टर था, नहीं बाई है सेक्ट का जो ग्रेट एल्डर था, कोलैप्स कर जाता है। जिन जा भी चुपचाप ये सब खड़ा होके देख रहा था और उसे समझ में आ गया था ये आदमी काफी ज्यादा पावरफुल है, तो इससे थोड़ी सी रिस्पेक्ट से बात करनी पड़ेगी। और वो आदमी बोल रहा था मेरे साथ आओ। तो जिन जाओ तो लिू यान को बताता है कि तुम अभी के लिए जाओ, मैं इस आदमी के साथ जा रहा हूँ। लिू यान जाने के लिए मुड़ जाती है, बट तभी जो इसकी फैमिली का सपोर्टिंग एल्डर था उसके पास आ जाता है और उसको फैमिली में वापस बुला रहा था कि अब उसे फैमिली का हेड बन जाना चाहिए। अब तो उसके रास्ते में कोई भी नहीं है, अब तुमसे इसे कोई भी नहीं ले पाएगा। तो लिू यान मुड़ के बताती है कि मुझे इस पोजीशन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो बस एक ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहती हूँ, प्लीज एल्डर मेरी मदद कीजिए। तो एल्डर बताता है कि जैसे तुम्हारी इच्छा, लेकिन मत भूलना कि बाई सेक्ट तुम्हारी फैमिली है और यहाँ पे मैं हूँ केयर करने वाला। लेकिन वो बताती है कि थैंक यू, लेकिन अब मेरे लिए जिनजाओ ही सब कुछ है, मुझे अब अपनी जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। और फिर वो मुड़ करके जिनजाओ के साथ यहाँ से चली जाती है और यहाँ पे फिर हम उसे जो हम एंसेस्टर के पास देखते हैं और वो बोल रहा था तुम्हें ढूंढने में मुझे काफी सारी परेशानियां हुई, लेकिन फाइनल तुम मिल गए। और फिर वो उसे उस टोकन का जो जेड इम्प्रिंट का जो एक इमेज दिखाता है और वो बोल रहा था कि वो कहाँ पे है। उसे देख करके जिनजाओ अचानक से बहुत ऐसे नाटक करने की कोशिश करता है जैसे उसे तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन ये एंसेस्टर उससे उसे वापस मांग रहा था। जिनजाओ उसको झूठ न बोलने के बजाय सीधा बोल देता है कि अगर मैं आपको सच बताऊं तो शायद आप यकीन नहीं करोगे। तो वो बताता है कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तब और ज्यादा बुरा होगा। तो जिनजाओ उसे बताने लगता है कि मैं उससे आपको उस जेड इम्प्रिंट को आपको नहीं दे सकता क्योंकि वो मेरे माइंड के अंदर है, मुझे नहीं पता कि ऐसा कैसे हुआ, बट मैं उसे आपको नहीं लौटा सकता। तो वो तो तुरंत उसके करीब आके बोल रहा है क्या ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन तुरंत ही लिू यान उसके सामने आ जाती है और बोल रही थी कि आप मुझे उसकी कीमत बता सकते हैं, जितना भी नुकसान हुआ है मैं आपको पे करूंगी। लेकिन अचू फैमिली का एंसेस्टर सीधा उसकी गुद्दी में एक मारता है और लिू यान यहाँ पे बेहोश हो जाती है। जिनजाओ तो बस भड़कने जा ही रहा था कि एंसेस्टर उस पे अटैक करता है और सीधा उसके फोरहेड को जैसे टच करता है तो वो उस जेड इम्प्रिंट को फील कर लेता है। और ऐसा करते ही हम लोग जिनजाओ के माइंड में उसी टोकन को देखते हैं, वो फिर से ग्लो करना शुरू कर देता है। और ऐसा होते ही जिनजाओ की जो सन ऑफ डेस्टिनी की पावर्स थी वे दोबारा से एक्टिवेट हो जाती है और उससे रोशनी निकलने लगती है। तो देख करके चू फैमिली का एंसेस्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोल रहा था फाइनली। लेकिन अब तक जिनजाओ काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था और वो सीधा इस एंसेस्टर के
ऊपर अटैक कर देता है। तो वो तो झुके खुद को बचा लेता है, लेकिन जाओ के अटैक की पावर इतनी ज्यादा थी कि पीछे जो पहाड़ था खत्म। और एंसेस्टर फिर झुक के बोल रहा था, सन ऑफ डेस्टिनी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको पहचानने में गलती कर दी। तो जिंजा बोल रहा था ये क्या बकवास है। वो बताता है कि ये कोई बकवास नहीं है, उस टोकन का जो भी ओनर होगा वो सन ऑफ डेस्टिनी होगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सन ऑफ डेस्टिनी ही जेड इम्प्रिंट का ओनर है। तो जिंजा उससे इस टोकन के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेने लगता है कि ये क्या चीज है। तो वो बताता है कि हजारों साल पहले जब हेवन के गॉड्स और डीमंस के बीच में जब लड़ाई हुई थी, तब वे डीमंस को नहीं हरा पा रहे थे, तो गॉड्स की कंबाइंड स्ट्रेंथ एक सन ऑफ डेस्टिनी को क्रिएट किया गया, जो हेवन के लिए लड़ा और सारे डीमंस को उसने खत्म कर दिया। जिंजा अभी भी कंफर्म नहीं था कि क्या वो सन ऑफ डेस्टिनी कैसे हो सकता है, तो काफी ऑर्डिनरी पर्सन है, शायद उसे गलत फहमी हो या वो उस टोकन को उससे निकाल सकता है। तो वो एंसेस्टर बताता है नहीं नहीं यंग मास्टर, आप मुझे ये कैसा पाप करने के लिए बोल रहे हैं, मैं तो इतने सालों से, मैं ही नहीं बल्कि हमारी पूरी फैमिली का एग्जिस्टेंस ही आपको समर्पित है, सन ऑफ डेस्टिनी को। आप प्लीज हमारे साथ चलिए और फैमिली के रिचुअल्स को पूरा कीजिए। जिंजा अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज था, वो बोल रहा था तुमने कहा कि मैं सन ऑफ डेस्टिनी हूँ माना, लेकिन ये जो पावर है इसे मैं हर टाइम यूज नहीं कर सकता, ये कभी काम करती है कभी नहीं करती। तो वो बताने लगता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि आपने इसको मास्टर नहीं किया है, आप जानते नहीं है इस पावर को यूज करने के कुछ रूल्स हैं। फिर जिंजा को वहीं उस पहले सन ऑफ डेस्टिनी की बात याद आ जाती है कि जब वर्ल्ड में केओस आएगा तब फिर से सन ऑफ डेस्टिनी बोर्न होगा और उसे उसकी डेस्टिनी इनहेरिट करके केओस को खत्म करना होगा। तो उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि वो सन ऑफ डेस्टिनी है। तो वो आगे पूछता है कि अब मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं डीमंस के जितना तो स्ट्रॉन्ग होने की उन्हें मैं खत्म कर पाऊं। तो चू फैमिली का एंसेस्टर उसे बताने लगता है कि मास्टर चू से बताने लगता है कि आपको अभी के लिए किसी डीमन को हराने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आपका फोकस तो जेड इम्प्रिंट के बाकी 6 टुकड़ों को ढूंढने में होना चाहिए। जब आप उनको कलेक्ट करके जेड इम्प्रिंट को कंप्लीट कर दोगे तभी आप इस सन ऑफ डेस्टिनी की पूरी पावर को यूज कर पाओगे। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो डीमंस हैं और जो डेविल्स हैं उनके बीच में काफी ज्यादा फर्क है। डीमंस बस एक मॉन्स्टर की एलियनेटेड फॉर्म है, जिसको हम लोग ये कह सकते हैं कि डेविल्स कंट्रोल करते हैं उनको, डीमंस को एज ए पपेट यूज करते हैं। ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे वर्ल्ड के अंदर जो छुप करके दुनिया के अंदर अशांति फैला रहे हैं। हमें धीरे धीरे इन ऑर्गेनाइजेशंस का पता लगाना होगा और इन्हें खत्म करना होगा। फिर जिंजा उससे पूछता है कि क्या आप जानते हो कि वे बाकी के 6 जेड इम्प्रिंट्स कहाँ पे हैं। तो वो बताता है कि नहीं, एक्चुअली में जो जेड इम्प्रिंट्स थे उनको 7 एंशिएंट फैमिलीज गार्ड करती थी, लेकिन समय के साथ उनकी जो मैजिकल पावर्स थी वो खत्म हो गई और इन फैमिलीज का भी डिक्लाइन शुरू हो गया और फिर वे समय में कहीं खो गए। अब मुझे नहीं पता कि वे कहाँ पे हैं। खैर फिलहाल तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उन जेड इम्प्रिंट्स को ढूंढने के लिए किसी को काम पे लगा दूंगा, आप प्लीज खुद को सुरक्षित रखना। वो जाहिर था कि जिंदा उसे आवाज लगा के फिर से बुला लेता है। तो वो बोलता है कि क्या आप मुझे कोई और इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं। तो वो जिंजा उसको बताता है कि सबसे पहले तो हमें बचाने के लिए आपका शुक्रिया, क्योंकि मैंने वो अभी तक नहीं बोला है। इसके अलावा आप इतना कुछ कर रहे हैं मेरे लिए, मैं नहीं जानता कि आपसे दोबारा कब मिलूंगा, इसीलिए मैं आपको जोर से एक घूसा मारना चाहता हूँ। और वो इतनी देर में उसे कस के मुंह पे घूसा मार देता है, क्योंकि उसने उसकी सिस्टर को बेहोश किया था ना। और फिर बोल देता है जाओ हाय बाय अब। और जिंजा भी फिर उसकी सिस्टर लियुयान को लेकर के सिटी के अंदर आ जाता है। और दोस्तों इसी के साथ अपना आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।